Very good morning. हमारी आवाज आ रही है? अब तक वॉइस आ रही है? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति, अंजलि, कृष्णा, आकाश। हाउ यू आर डूइंग? कैसा चल रहा है? कोरोना उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से लोग पलायन करके आने लगे और थैंक यू ज्योति। यूपी में बहुत फैल गया है कोरोना और यूपी देश का सबसे गरीब स्टेट में से एक है। देश में अगर 3 स्टेट लिया जाएगा और यूपी का एक्चुअल क्या दशा है कि अगर नोएडा और एनसीआर जो दिल्ली के पास का है, जिसका इकोनॉमी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, उसके इकोनॉमी और उसके जीडीपी को, उसके आउटपुट को अगर बाहर कर देंगे तो यूपी बिहार के बराबर है और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल्स और सुविधाएं, लेकिन आज बस 60 सेकंड में एक बात कहनी है आपसे। हम लोग कब तक गवर्नमेंट्स को गाली देते रहेंगे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ नहीं होती है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोग ही सरकार बनाते हैं। कोई भी सरकार हो, अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उत्तरदायित्व तो नहीं लेंगे अपने जीवन का, अपने प्रगति का, तो सरकार क्या करेगी? अब 2 धाराएं हैं, ऐसे समझो। गुजरात में लोग अपना बिजनेस करके अपने पैर पे खड़ा होते हैं। पकौड़ा बेच सकते हैं, वो पकौड़ा बेचते बेचते और इमारत बना देते हैं। ये एक वहाँ का मॉडल है। दूसरा, जो हिंदी स्टेट्स हैं मोस्टली, इनकी कहानी ये है कि इनको सरकारी नौकरी चाहिए, आराम करना है, इनको घूस कमाना है, आराम करना है।
हमारी बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन और उसके चक्कर में ये लोग 20 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक निकम्मे बैठे रहते हैं, तब भी इनकी नौकरी तो लगनी नहीं है, लेकिन ये लोग मेहनत करते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं पढ़ाई के नाम पे। तो अर्थव्यवस्था में जब कोई उपार्जन नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, तो अर्थव्यवस्था तो बैठी रहेगी। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। यूपी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जबरदस्त प्रॉब्लम है, सारे गुंडे क्रिमिनल्स। तो पहला स्टेप तो किसी भी चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए कि यहाँ के गुंडे क्रिमिनल्स को बिल्कुल मरवा दो, हटा दो सबको। वसूली, दादागिरी, किडनैपिंग, भय हटना चाहिए प्रगति के लिए। तो फिर है करप्शन, भयानक करप्शन है, एमपी में भी है, यूपी में, बिहार में, कहना ही क्या। हर ब्यूरोक्रेट पेपर पे काम करके सारा पैसा हड़प लेता है। कहीं भी ऑफिस में जाओ, बिना 500 रुपये का नोट दिए एक फाइल नहीं भरना है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। करप्शन भी है। तो सब कुछ गवर्नमेंट क्या कर लेगी? अब आज का अंतिम लाइन, जिस देश में नागरिक स्वच्छ मानसिकता का नहीं है, वो देश और राज्य क्या ही बनेगा, वो नहीं बन सकता। एक और छोटी सी बात है कि 45+ लोगों का जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उस काल में कोरोना बहुत ही कम था। तो भारतीयों ने सोचा कि कुछ भारतीयों ने सोचा कि अरे यार, ये कोरोना का ड्रामा किया मोदिया ने ड्रामा किया और इसको और कुछ नहीं है, तो ये कोरोना करके हम लोग को फंसा दिया। ऐसा बहुत सुना मैंने लोगों को बात करते हुए। मोदी जी को गाली लोग दे रहे थे। गाली दीजिए अर्थव्यवस्था के ऊपर में, कोई और नीति के ऊपर में। कोरोना तो एक प्राकृतिक संकट है, इस पे किसी इंसान का वश नहीं चलता है। दूसरे लोग थे जो बोले कि अरे हमारा कुछ नहीं होगा, कोरोना को तो हम ऐसे ही दबा देंगे। तीसरा था जो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे कि हम तो योगा करके ठीक कर लेंगे, तो हम तो योगा से होता है फायदा, मना नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए गए ही नहीं। वैक्सीनेशन का डिमांड ही इतना घटने लगा कि कंपनियों ने वैक्सीन्स बनाने ही बंद कर दिए, मतलब कम कर दिया, स्लो डाउन आ गया, प्रोडक्शन में ही स्लो डाउन आ गया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि डिमांड ही जब मार्केट में नहीं है, कोई वैक्सीनेशन कराने को तैयार ही नहीं है। राजनीति भी हो गई कि अरे ये वैक्सीन करने से, अफवाहें उड़ गई कि वैक्सीनेट कराओगे तो मर जाओगे, वैक्सीनेट कराओगे तो ये खराब हो जाता है, वैक्सीनेट कराओगे तो वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने, सबने वैक्सीनेट, राष्ट्रपति ने करके दिखाया कि हम वैक्सीनेट खुद हो रहे हैं। तब लोगों ने कह दिया कि नहीं, पता नहीं कौन सा सुई लगा लिया, ये विटामिन का सुई लगा करके दिखा दिया। और ये देश अजीब आदमियों से भरा हुआ है, राजनीति यहां हर चीज में घुस जाती है। तो ये वैक्सीनेशन 45+ लोगों का अगर पूरा हो गया होता और कंपनियां अगर बना रही होती उसी दर से, तो आज इस संकट के घड़ी में ना हम लोग और मजबूती से लड़ रहे होते। पिछले 5 दिन में संकट गहरा गया, अब अचानक से ऑक्सीजन चाहिए। आज मीटिंग चल रही है ऑक्सीजन के कंपनीज के साथ प्रधानमंत्री की, लेकिन तब तक तो हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं और आगे भी पता नहीं अभी क्या होगा। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि 18 से 45 वाला जब शुरू हो जाए तो सब लोग वैक्सीनेशन ले लो और अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम खुद करो। सरकार फैसिलिटेटर होती है, रेगुलेटर होती है। सरकार तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार बन के तुम्हारे घर नहीं बैठेगी। तो अपने माता पिता को बोलो वैक्सीनेशन करवाएं। कितने लोगों के माता पिता ने वैक्सीनेशन करवा दिया, मुझे बताओ तो। बताओ
माई पेरेंट्स डन। बड़ी खुशी की बात है कि आपके माता पिता ने वैक्सीनेशन करवा लिया। सुरक्षित है वो, अगर करवा लिए हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं वो, कुछ नहीं होगा उनका। वैक्सीनेशन भारत के वैज्ञानिकों के लिए पूरा देश एक बार बाहर निकल करके और ताली या घंटी बजाए कि वैक्सीन को कितने कम समय में और इफेक्टिव वैक्सीन को भारत ने और कितना सस्ता वैक्सीन ला करके दे दिया। फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है यार हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब भीड़ लग रही है, अब तो वहां भयानक भीड़ लगेगी जब लगता है कि जान पे आफत आ गया, लेकिन पहले तो कोई करवा नहीं रहा था। चलो, हम आपके टीचर हैं तो एक लाइन बस यही कहेंगे कि सब लोग वैक्सीनेशन लीजिए। 1000-2000 रुपया खर्च होता है, होने दीजिए। और कोरोना संकट से बाहर निकलिए और निकालिए इस देश को। बाहर मत निकलो। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सांस से ही निकल करके दूसरे के सांस से अंदर जाने का इसका सबसे ज्यादा एरोसोल्स पे बैठ जा रहा है। एयरबॉर्न भी हो सकता है अगर शॉर्ट डिस्टेंस में 2 व्यक्ति हैं। हमारे सोसाइटी में सुबह से एम्बुलेंसेस घूम रही हैं, सोसाइटी में एम्बुलेंसेस घूम रही हैं सुबह से। कोरोना जब सीताराम येचुरी के बेटे को ले जा सकती है, उसका बेटा 35 साल का है, यंग है और इम्यूनिटी भी अच्छा है, फिर क्यों मर गया? यानी कोरोना डेंजरस है। ये आने के बाद किसी को भी लेके निकल जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना लीथल नहीं है। कोरोना का मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत ही खतरनाक रूप ले रही है धीरे धीरे। और शांति से घर में बैठो। हमने कभी कोरोना पे इतनी सीरियस मैंने वार्तालाप नहीं किया था आपसे, लेकिन आज जो हमारे अपने सोसाइटी की दशा है दिल्ली में, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही विभत्स रूप ले चुका है। और सीताराम येचुरी के बेटे का सही लिख रहा है कि गांव में कोई लेने को तैयार ही नहीं है वैक्सीनेशन। और यही लोग हैं जो कि फिर मोदी को गाली देंगे या कोई भी सरकार होती। हमारे यहां परंपरा है, मोदी रहे कोई रहे। अभी मान लो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री रहते तो उनको भी गाली पड़ रही होती, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे यहां बस भगवान ने मुंह दे दिया है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में ज्यादा विश्वास करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो, ध्यान से रहो, खुश रहो, रोज एक्सरसाइज करो। एक लाइन और बोलने दो। प्राणायाम, योगा, रनिंग बहुत जरूरी है। जिम जाने वाले लोग जो बहुत बड़े बड़े मस्कुलर लोग होते हैं, उनको जीवन में कभी न कभी उनके साथ एक्सीडेंट हो ही जाता है और पेनफुल लाइफ उनको मिलता है। तो बहुत ज्यादा जिमिंग करना, थोड़ा बहुत वेटेड एक्सरसाइज करना चाहिए। हम भी करते हैं, मानते हैं। बहुत ज्यादा जिमिंग करना से बहुत अच्छा है कि आप प्राणायाम और योगा को अपनाइए। और एक बात ध्यान से सुनिए, जब योगा बना था तब दुनिया में कोई धर्म नहीं था। ऋषियों मनीषियों हमारे पूर्वजों ने इसको विकसित किया है न। उस समय कोई धर्म नहीं था। तो उपनिषद को, वेद को, योग शास्त्र को, आयुर्वेदा को किसी धर्म से जोड़ करके देखना और उसको जीवन में नहीं अपनाना, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, हम क्या बताएं।
ये तो एक बात थी। दूसरी बात, कल हमने पीटी के लिए एक छोटा सा सेशन लिया था। वो सेशन आपने सुना या नहीं? क्योंकि उस सेशन में मैंने कहीं ये नहीं कहा, मुझे जो लगा कि इनसे स्टूडेंट्स का पीटी हो जाएगा, मैंने वो रेफरेंस आपको दिया। और ये पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसका एनालिसिस करके मैंने अच्छे से समझा। तो आप लोगों को, अब ये ओपन क्लास नहीं है, आपसे कल भी ओपन क्लास नहीं था, अटेंड किया था, वेरी गुड। तो आप लोगों को जो मैंने साइंस टेक में सजेशन दिया है, आप लोगों को जो मैंने इंडियन इकोनॉमी में सजेशन दिया है, आप लोगों को ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए जो पढ़ने को कहा है, उसको पढ़िए। और ये 3 सेक्टर में ही करंट अफेयर रिलेटेड है। 90% करंट अफेयर तो इन्हीं में है ना। तो जो स्टूडेंट ये 3 सेक्टर प्लस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर लेगा, उसका पीटी कभी नहीं रुकता। क्योंकि देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी से दोनों मिलाकर के 35 क्वेश्चंस आने हैं। 65 क्वेश्चन तो यहां है। वो जो 35 क्वेश्चन आता है, उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन बड़ा ही सरल होता है। तो वो 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तुम पॉलिटी से कर दोगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से जरूर कर दोगे किसी भी बुरी से बुरी दशा में। यानी 35 में 25 तो वहां तुम लाओगे ही लाओगे। हर स्टूडेंट लाता है भाई। हिस्ट्री और पॉलिटी में 35 क्वेश्चंस आने हैं। 35 में से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट सॉल्व करता ही करता है। तो वहां चैलेंजेस नहीं है बहुत ज्यादा। वो एक ट्रेडिशनल सेक्टर है। चैलेंजेस कहां है? जहां पे रियल फाइट है, जहां पे सोर्स क्या है पढ़ने का, क्या पढ़ें ये चैलेंज है, क्या याद रखें ये चैलेंज है, क्या आएगा ये चैलेंज है, प्रश्न कैसे घुमाएगा ये चैलेंज है, प्रश्न को समझने की प्रतिभा है भी या नहीं तुम में ये चैलेंज है, कितनी गहराई से विषय को समझते हो ये चैलेंज है। कोई भी प्रश्न ज्योग्राफी का है, साइंस का है, इकोनॉमी का है, तो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हो या नहीं। और उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अगर समझते हो तो उसकी आज के डेट में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी व्यवहारिकता क्या है, उसमें करंट क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको समझते हो या नहीं, उससे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, ये चैलेंज है। तुम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो हमने कोई मना नहीं किया कि आप विजन 365 को नहीं पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। मैंने तो यार अरिहंत का, लुसेंट का, मेरा उद्देश्य है कि आप कैसे सफल हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि आपको देखें कि आप आईएएस बन चुके हो, कहीं अधिकारी बन गए हो। क्योंकि मुझे प्रोफेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी जरूरत नहीं समझी, न कभी रिजल्ट अनाउंस करने की जरूरत समझी मैंने, न प्रोफेशनलिज्म की कोई जरूरत समझी मैंने। उसका कारण है क्योंकि वैसे ही स्टूडेंट इतना प्यार करता है, वैसे ही स्टूडेंट इतना जुड़ जाता है हजारों की संख्या में। ज्योग्राफी ऑप्शनल में कितने सैकड़ों स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसका कारण क्या है? कारण है रिजल्ट्स। कल भी देखो एक लड़का लिखा कि मेरा भाई विशाल सर यूपी पीसीएस का टॉपर रहा, आपका स्टूडेंट था, उसी ने मुझे भेजा। तो देखो इस तरह से सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो सक्सेसफुल होते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़े मैस्कॉट्स हैं। मेरा उन्हीं से साम्राज्य चलता है। तो हम तुमसे भी रिजल्ट चाहेंगे क्योंकि तुमसे हमारा साम्राज्य चलना है। तुम में से जितने लोग सफल हो जाओगे वही तो मेरा कैंपेन करेंगे ना, वही हमारे लिए। तो हम तुम्हारे सफलता के लिए सोचते रहते हैं कि भाई कैसे अब बच्चों को अब क्या करना है। 60 दिन बचा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है इंटरव्यू का, आईएएस का इंटरव्यू देखो,
आईएएस का इंटरव्यू रोक दिया गया है। तो जब तक आईएएस का इंटरव्यू नहीं होगा, जब तक आईएएस का रिजल्ट नहीं आएगा, तो अगले सेशन का पीटी तो नहीं होना चाहिए। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इन दशाओं में मुझे लग रहा है कि कम से कम 30 से 45 दिन तक पीटी का डेट आगे शिफ्ट करेगा। संभव है कि पीटी अगस्त महीने में जाकर के हो, बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। तो मान लो कि ऊपर वाले ने तुमको 3 महीने का और टाइम दे दिया, तो हम 60 डेज ना मान करके अगर 100 डेज ही मान लेते हैं, तो आज भी चाहोगे तो पीटी तुम ब्लास्ट कर सकते हो। सोचो आईएएस बनने की। हिंदी वाले छात्र को कंपटीशन में आना ही होगा। हमारा ये जो मिशन है उसको आप लोगों को पूरा करना ही होगा। और पीसीएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी में कोई अंतर नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैंने पीसीएस के लिए जो भी रेफरेंस दिया था पढ़ने के लिए, उसको एक साइड में रख करके रटो। कल मैंने बोला था ना, रटंत विद्या लपटंत कुश्ती। कमजोर पहलवान भी जीत सकता है अगर वो मजबूत पहलवान में उसको पटकने के बजाय उसमें लिपट जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीजों को समझने के बजाय अगर रटंत रट लें तब भी वो आईएएस बन जाते हैं। मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या बोल रहा है ये। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि समझो, चीजों को समझो, उसको जानो, उसको अपने शब्दों में लिखो। अरे इतना टाइम कहाँ है यार। वो भी करो लेकिन रटो भी। रटना बहुत जरूरी है। भाषा भी कैसे सीखी जाती है? रट करके। परिभाषा कैसे सीखी जाती है? रट करके। लेखन कार्य कैसे किया जाता है? वो भी एक फॉर्मेट में रटा जाता है। तो मेरी इस बात को बिना मजाक उड़ाए, बिना उपहास किए समझने की कोशिश करो। और जितने लोग ये कहते हैं कि अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों से ज्यादा अच्छा है कि आप हमारे शब्दों में लिखो, किसी और योग्य व्यक्ति के शब्दों में लिखो। किसी पुस्तक के लैंग्वेज का कुछ कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अखबार में कुछ बढ़िया आर्टिकल आया हुआ है, उसके कुछ शब्द होने चाहिए। बाद में क्या होता है कि आप जब 5 सोर्स से शब्द सीखते हो, ज्ञान सीखते हो, तो अपने आप ही वो आपका बन जाता है ना। एक छोटा बच्चा भाषा कैसे सीखता है? एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है आप सोच के बताओ। वो लैंग्वेज सीखता है अपने माता से, पिता से, गुरु से, गांव से, दोस्त से, भाई से, सबसे सुन सुन करके सीखता है। तब अपना उसका एक लैंग्वेज डेवलप होता है। फिर किताबों में जाता है, किताबों से शब्द को सीखता है, फिर उपन्यास पढ़ता है, वहां से कुछ डिराइव करता है, अंत में जाकर के उसकी अपनी भाषा का निर्माण होता है। उसी तरह से जब आप बहुत सारी किताबों को पढ़ते हो, आपने इतिहास पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, समाजशास्त्र पढ़ लिया, आपने बहुत सारे भूगोल पढ़ लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, सब पढ़ करके जब 1.5 साल का एक काल आता है, तब आपकी भाषा अपने आप सुदृढ़ होने लगती है और तब आप अधिक अभिव्यक्त कर पाते हो। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नौटंकी चल रही है कि पहला क्लास हुआ और उसी समय से आंसर राइटिंग शुरू करो। वो आंसर राइटिंग आपके 4 साल बाद काम नहीं आता है, 3 साल बाद काम नहीं आता है। लिखने का अभ्यास करो, मना नहीं किया मैंने, लेकिन लिखने के अभ्यास का पहला रूल है कि किताब की भाषा और शब्दावली के प्रयोग को देखो। हम मान लो डिक्टेशंस देते हैं, लिखवाते हैं क्लास में, तो हमारे शब्द सौष्ठव को देखो, कैसे मैंने आर्टिकुलेट किया है, कैसे सेंटेंस का फ्रेमिंग किया हुआ है, कैसे गागर में सागर भरा जा रहा है। सीखो, तुम उससे बेहतर कर सकते हो ना, तुम उससे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाषा कैसे सीखनी है, उत्तर कैसे लिखना है। तो उत्तर लिखने में, भाषा सीखने में पहले स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है और बहुत सारे शिक्षकों का, गुरुओं का, टेक्स्ट बुक का अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है। तो मन में सोच करके नहीं लिख सकते हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उन्होंने ग्रेजुएशन में ही वो काम कर लिया है,
उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो फिर अच्छी भाषा लिख पाते हैं। तो आंसर राइटिंग का जो हमारा जो विचार है इसके ऊपर में, उसमें ये है कि पहले विषय को सीखना, समझना, उस पर किताबों का भी अध्ययन करना, उस पर टीचर्स को भी सुनना, सबका समायोजन करके ही वो उत्तर फिर आपके अंदर से निकलेगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बहुत बेचैन हैं कि हम सर उत्तर नहीं लिख पाते हैं। आप उत्तर इसलिए नहीं लिख पाते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन शब्द आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो। समस्या है अभिव्यक्ति के लेवल पे, और अभिव्यक्ति तभी आपकी बढ़ेगी, सशक्त होगी, जब आप बहुत सारे 2-4 टेक्स्ट का अध्ययन करोगे। और पढ़ते समय ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पढ़ रहे ध्यान रखो कि कैसे सेंटेंस का फ्रेमिंग किया है, किन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और कोशिश करो कि जो आपकी भाषा हो वो संस्कृत निष्ठ हो, क्योंकि हिंदी भाषा जो ऑफिशियल लेवल पे लिखी जाती है संस्कृत निष्ठ होती है। इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है कि जो कॉम्प्रिहेंशंस बनाए जाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन बनाए जाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशंस जो होते हैं उसमें जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश का हिंदी में, तो वो जो ट्रांसलेशन होता है उस ट्रांसलेशन को आप देखो, संस्कृत निष्ठ शब्दों का बहुधा प्रयोग है। आप प्लीज समझो इन बातों को। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं हमारे प्रोफेशन में, हिंदी वाले टीचर का काम क्या है कि वो समझाते रहते हैं कि साधारण लिखो, सिंपल लिखो। ये साधारणीकरण, सिंपलीकरण जो करवाने लगे ये लोग सब, तो ये सिंप्लीफिकेशन में ही पूरा का पूरा हिंदी माध्यम धीरे धीरे करके डूबता चला गया। और बच्चे तो मासूम होते हैं, निर्दोष हैं, गांव से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं। हिंदी माध्यम का मतलब ही होता है कि वो ऐसे ही स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं जहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट है ये बात। वो हिंदी माध्यम में तभी पढ़ करके आया है जब वहां पे उसको कुछ मिला नहीं है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखा है जाकर के, कोई क्लासेस नहीं होती हैं, प्रोफेसर खुद ही खैनी खा करके और पता नहीं क्या क्या भाषण दे रहा है। वो पुराने वाले प्रोफेसर कहाँ रहे अब? प्रोफेसर का ही लूर लक्षण कुछ खास नहीं दिख रहा है। बीएचयू में भी जो नए प्रोफेसर आ रहे हैं वो कुर्ता पहन करके क्या क्या एलिगेशंस, तो मुझे लगता है 30% प्रोफेसर पे तो एलिगेशंस लगे हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। ये मैंने वहां देखा है। अब ये सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन हमने घूम करके देखा बीएचयू के अंदर में। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट गए तब भी वही हाल था, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट गए तो वही हाल था। हम स्टूडेंट बन के जाते हैं, अभी भी बाल कटवा करके, टी शर्ट पहन करके और सीनियर छात्र बन करके बैग टांग करके घूम लेते हैं तो काम चल जाता है। तो ये सब जो मेरा अपना अनुभव हो रहा है ना, जो पटना यूनिवर्सिटी की दशाएं हैं, विभत्स हैं। पटना साइंस कॉलेज खत्म ही होने के कगार पे लग रहा है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी में तो ऐसे निठल्ले लोग भर गए हैं कि तो क्या बोलूं मैं आपको। तो हिंदी माध्यम के छात्र जो बिल्कुल बड़ा सपना लेकर के आते हैं ना, उनको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका पृष्ठभूमि वैसा नहीं, आप में उत्साह है, आप में अहंकार भी है, आप में प्रतिभा भी है, आप कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करना चाहते हो, इंटेंशंस भी अच्छी है, भावनाएं भी अच्छी है। लेकिन सारा प्रश्न तो है कि आपको गुरु मिले या गुरु घंटाल। पहला तो ये प्रश्न मिल गया। दूसरा है कि आपने अच्छी किताबों का रेफरेंस लिया या नहीं। तीसरा, आपने जो मार्ग अपनाया वो सही था या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। और चौथा, आप में धैर्य है या नहीं। जब तक आप 2 साल 3 साल लगातार पढ़ोगे नहीं, स्ट्रगल करोगे नहीं किताबों के साथ, 3 क्या 4 साल 5 साल लग जाता है, तब जाकर के आप उस लेवल पे आ जाते हो जहां पे आप कॉम्पिटिशन्स के लायक बन जाते हो। आप अपनी तुलना किसी मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट और किसी आईआईटीएन से मत करो। वो पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, उसको आदत है पढ़ने की, उसका ब्रेन पावरफुल हो चुका है, वो एक बार में याद करता है। तुम्हारे ब्रेन को आदत नहीं है। क्योंकि ऐसे देखो, मान लो कि हम जाएंगे और जिम में, और हम जाकर एक कोशिश करेंगे कि एक बार में 180 केजी उठा दें, तो उठेगा? नहीं उठेगा। वही हम अगर साल भर लगातार 40 केजी से शुरू करें और 40 से फिर 50, 50 से 70, 70 से 80, ऐसे करते करते साल 1.5 साल में हम भी 180 केजी उठा सकते हैं।
लेकिन तुम में से बहुत लोग क्या करते हैं कि आते हैं दिल्ली या पढ़ना शुरू करते हैं और पहले ही दिन 180 kg लेके बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, भाग सकते नहीं है बैटलफील्ड से, तो वो क्या करते हैं, 3 काम करते हैं। ए, अपने भाग्य को दोष देंगे, बहुत कम लोग वैसे हैं। बी, कोचिंग और टीचर को गाली देना शुरू कर दिए, सबसे पहला इनका एम अब यही हो गया है। सी, फ्रेंड सर्कल बनाएंगे और उसमें राजनीति और धर्म पे चर्चाएं होती रहेंगी, लड़कियों की चर्चाएं होती रहेंगी, लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड्स की चर्चाएं होती हैं। अब मेरे तो समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, और पब्लिक सर्वेंट जब आप हो और स्टूडेंट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तब आप इन चीजों में क्यों पड़ रहे हो? राजनीति, धर्म, जेंडर, पता नहीं किस उन्माद में युवा जनरेशन फंस रहा है, कहां गई उनके मन की शांति। और अगर अंग्रेजी से घृणा करोगे तो आईएएस तो कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। इंग्लिश को अपनाना ही होगा। भारत में सारे कोर्ट में, छोटा मोटा कोर्ट छोड़ दो तो ऊपर का कोर्ट से लेके सारा काम, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब इंग्लिश में होता है। आप आईएएस बन जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे, वहां सब अंग्रेजी बोल रहा होगा, आपका मुंह कौआ की तरह लटक जाएगा जाकर के, फिर आप अलग थलग ग्रुप में पड़ जाते हो। अच्छा नहीं है ना। इससे अच्छा है कि इतना इंग्लिश जरूर होना चाहिए कि आप कोई बोले तो समझ लो, इतना होना चाहिए। हिंदी स्वाभिमान मुझे भी मालूम है, मेरी माता जी हिंदी की प्रोफेसर, और सब लोग हमारे यहाँ हिंदी के बहुत बड़े विद्वान ही हैं समझो। तो हिंदी के लिए प्रेम, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट, क्या असीम है, लेकिन सिर्फ प्रेम से तो होता नहीं है। आशा है आपने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और इसको अपना वेस्टेज ऑफ टाइम न मान करके आप हमारे बातों की गहराई में जाओगे और समझने की कोशिश करोगे कि आखिर ये व्यक्ति क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हम समझा रहे हैं आपके लिए शांति, आपके लिए धैर्य, आपके लिए किताबों को पढ़ने का प्रयास, भाषा को सीखने की कोशिश, फिर शिक्षकों का कैसे लाभ उठाया जाए। हर शिक्षक कुछ न कुछ देख करके ही जाता है। शिक्षक तो भी है जो क ख ग घ सिखा के गया आपको, तो उनसे लाभ, कितना लाभ मिला। आप तो एक हंस हो, दूध और पानी को अलग कर सकते हो ना। हमें भी जो पानी है उसको छोड़ दो, दूध है उसको ग्रहण करो, लेकिन अपने मन की मत चलाओ। तुम्हारी परिपक्वता उस लेवल की नहीं है जहां पे आप सब निर्णय आप ही लोगे। बहुत चीजें उम्र सिखाती है, बहुत चीजें अनुभव सिखाती हैं। आपसे कोई कहेगा, आप मान लो एक लड़की हो, आपसे कोई कहेगा कि मातृत्व के विषय में बात करो, आप कैसे बात कर सकते हो मातृत्व के विषय में? आपने अनुभव तो लिया नहीं उसका, लेकिन आपने देखा है, तो आपने देख करके हो सकता है कुछ बातें आप कर लो और आप घमंड में बैठे रहो कि हम तो बता दिए। गलत होता है वो। कोई कहे कि पितृत्व के विषय में बात करो, पिता तुम बने नहीं हो, तो भावना तुम्हारे अंदर तो है नहीं। वो उसी तरह से होता है। कंपटीशन आप दिए नहीं हो, कंपटीशन में आगे कभी गए नहीं हो, इंटरव्यू तक कभी गए ही नहीं हो, न सिलेक्शन तुम्हारा कहीं हुआ है, और तुम उसके विषय में गुरु बन करके बहुत बात करते हो। हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इसमें जितने टीचर हैं ये सब लोग सब डिस्क्वालिफाइड, मोस्टली 99% टीचर्स सब डिस्क्वालिफाइड है। किसी का पीटी तक नहीं होता था, आज सब बैग उठा के टीचर बने हुए हैं। और ये हिंदी माध्यम के जो टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, कुछ एक दो तो अच्छे हैं ही। इन्होंने न कभी इंटरव्यू का मुंह देखा, न कभी सिलेक्शन हुआ, पीटी ही क्वालिफाई नहीं हुआ। इंग्लिश आती नहीं इनको कि इंग्लिश मीडियम के बुक पढ़ सकें कभी। ये क्लास में 2-4 लाइन अंग्रेजी बोल देते हैं कभी खड़ा होकर के, तो हमने सुना है, तो मुझे तो लगा, सर पकड़ लिया मैंने कि बाप रे बाप, ये तो अच्छा है कि ये हिंदी माध्यम के सामने ये खड़ा होकर के 1-2 लाइन बोल रहा है अंग्रेजी में। नहीं तो ये अगर बोल रहे होते
इंग्लिश मीडियम में और करोल बाग में हमारे बैचेज में, तो इनको तो लड़का ऐसे हंस के बाहर कर देता। इसीलिए हिंदी माध्यम का टीचर कभी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पाता है, एक्सेप्ट 1 या 2 टीचर को। बाकी किसी की हैसियत नहीं है कि हिंदी माध्यम का टीचर इंग्लिश वाला हिंदी में पढ़ा देता है, हिंदी वाला इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ा पाता है। स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा ना उसको। तो अपने अंदर में धैर्य, शांति, मेहनत के साथ साथ हार्डवर्क, ये सब लाओ, कोशिश करो। देखो, इंग्लिश कैसे पढ़ें, आपने बहुत अच्छे शब्द लिखे मेरे लिए। तो इंग्लिश कैसे पढ़ें उसमें सिर्फ एक बात कहनी है आपसे। आप हिंदू न्यूज़पेपर उठा लिए, तो हिंदू न्यूज़पेपर में 2 ही आर्टिकल पढ़ो, 1 ही आर्टिकल पढ़ो। एक आर्टिकल से तुमको हो सकता है कि 25-30 शब्द पहले ही दिन मिल जाए। कोई बात नहीं है, उन शब्दों को लिखो, उसका हिंदी डिक्शनरी से अर्थ लिख दो सामने। 2-2, 3-3 अर्थ रहता है, दोनों तीनों लिख दो। कोशिश करो उसको रटने की। मेरा तो रटंत विद्या वाला फॉर्मूला है ही। और उसके बाद आप कोशिश करो कि अगले दिन न्यूज़पेपर को फिर पढ़ो, और वहां से फिर अगले दिन 25 शब्द नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 20 शब्द। जो अलग शब्द होंगे 20 होंगे, 25 में आ गया आपका 5। ऐसे करते करते अगर हिंदू न्यूज़पेपर को 15 दिन फॉलो कर लिया जाए तो 16वां दिन शायद ही कोई शब्द होगा जो आपको ना पता हो। लेकिन ये काम कोई करता नहीं है। हम हर बैच में आते हैं, सलाह देते हैं, करता कोई नहीं है। यही तो जिद होनी चाहिए, यही तो एंगर होना चाहिए। हम जब दिल्ली पढ़ने आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे में कमी है, तो हमने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रट लिया था पूरा, एंगर में, जिद में। बहुत लाभ मिला मुझे, बहुत लाभ मिला। और हिंदू कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जो मेरे मार्क्स आए वो आज तक रिकॉर्ड होंगे। थर्ड ईयर में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थर्ड ईयर में हम थोड़ा डिविएट कर गए, लड़की चक्कर में नहीं, कुछ और हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं है। ये पूछ रहा है कि सर आप इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी का, तुम पागल है क्या? मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? तुम हमारे ही बारे में नहीं जानता है, फिर हमारा स्टूडेंट कैसे बन गया? हम तो ये कह रहे हैं ना कि जितने भी टीचर हैं सबके विषय में आरटीआई डाल दो, पता कर लो इसमें से कौन कौन सिलेक्टेड है या कौन कौन इंटरव्यू तक कम से कम गया है। करना चाहिए तुम लोगों को। हर टीचर आके झूठ बोलता है तुम लोगों से, हर टीचर आके झूठा है, बोलता है कि हमने इंटरव्यू दिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया। सब झूठ बोलता है, हम जानते हैं ना, सब झूठ बोलता है। हमारे ज्योग्राफी वाले जितने भी नामचीन लोग हैं, इलाहाबाद में बड़े पॉपुलर हैं, इन लोगों का पीटी कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मैप मास्टर्स थे, अब पता नहीं ज्योग्राफी ऑप्शनल तक पढ़ाने लग गए हैं पिछले 5 साल से, और अच्छी खासी भीड़ जाती है इन लोगों के पास। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कम लेते हैं, 5,000 रुपया बच गया। हिंदी माध्यम को क्या है, 5,000 रुपया कम लगा, बस बहुत अच्छे सर हैं। माउंटेन का ऊंचाई बता दो, वाह क्या पढ़ाया है। नदी की लंबाई बता दो, क्या गजब पढ़ा है। एक नदी का 10-10 सहायक नदी बता दिया, क्या टीचर था यार। ये तो हाल है। खैर छोड़ो, मेरे इस 15-20 मिनट का उद्देश्य सफल होना चाहिए। तुम लोगों को बार बार हम इस तरह से इंटरेक्शन करते रहेंगे। मेरा काम है ये, मेरा ड्यूटी है ये। सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाना मेरा काम नहीं है तुम्हारे बैच के लिए, ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है आपके लिए। बीच बीच में आपको जागृत करना, कोई ना कोई रास्ता दिखाना। मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन क्या हमारी हिंदी खराब है? तो मेरे इंग्लिश मीडियम के क्लासेस को देखो तो तुमको लगेगा इस आदमी को हिंदी नहीं आती होगी,
और मेरे हिंदी में फ्लुएंसी को देखो तो लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश का आदमी नहीं है, हिंदी का ही आदमी है। समझा? मैंने अपने आप को विकसित किया, बायलिंगुअल विकसित किया, हिंदी से प्रेम किया। हम कभी भी हिंदी में क्लास नहीं लेते थे। मेरे पहले क्लासेस जितने भी हम तो हैदराबाद में थे ना, मेरा तो हैदराबाद में ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच बनता था, वहां हिंदी कौन जानता है। तो मूल रूप से तो इंग्लिश मीडियम से रहे, लेकिन जब दिल्ली में कुछ क्लासेस मिली, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे कैरियर पॉइंट एक था, वहां पे मैंने इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों ने कहा ज्योग्राफी तो सर कमाल का पढ़ाते हैं, यंग लड़का आया हुआ है, छोरा है छोरा, और गजब का आदमी है, गजब का पर्सनैलिटी, बड़ा तारीफ कर दिया सर, हीरो है सर। इतना तारीफ कर दिया ना कि अंत में हेमंत झा थे वहां पे। हेमंत झा बोले कि अरे आपका तो बड़ा तारीफ करता, आप हिंदी में भी क्लास ले लो। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, जाके खड़े हो गए। मैंने हिंदी में क्लास लिया और बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे हिंदी के शब्दावली सिखा दिए। यूपी का लड़का था शुक्ला, मुझे तो कई लोग याद आते थे। पहले कितने अच्छे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे यार, बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, प्रेम करते थे, और उनकी अंग्रेजी भी अच्छी होती थी। सबसे बड़ी बात है, उनकी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी होती थी। और अंग्रेजी का शब्द बोलो तो हिंदी का एकदम संस्कृत निष्ठ शब्द तुरंत सुना देते थे कि सर टेक्टोनिक्स का मतलब विवर्तनिक, इस तरह का शब्दावली सिखा दिया उन्होंने मुझे हिंदी किताब हम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर तुम सच बोलो, हमसे कोई कहे कि सर ये हिंदी की किताब है, आप इसको पढ़ लो और पूरा समझ लो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता हमसे। मेरा देखो लाइब्रेरी बना हुआ है, इसमें एक भी हिंदी किताब नहीं है यहां पर। बिल्कुल होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई पे। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था लवणता के विषय में, आज पढ़ाते हैं तापमान। लिखिए, तापमान पे लिखो। हिंदी माध्यम पे यार क्या बोलूं मैं, र्यूमर से बचना बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम के लोग र्यूमर्स में बहुत फंसते हैं। किसी ने एक बार एक 14 रैंक लड़का आ गया हिंदी साहित्य से, तो संस्था वाले ने उसका इतना प्रचार कर दिया कि पूरे हिंदी माध्यम को लोगों को लगा कि हिंदी साहित्य से ही लोग बनते हैं। ऐसा र्यूमर फैला ये चारों तरफ। और उसी साल 38वां रैंक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, मेरा ज्योग्राफी का भी हिंदी का स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, 38वां रैंक लाया। मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने कभी मिसयूज नहीं किया। बहुत मानता है मुझे, आज भी फोन कर दो, दोस्त हो गया मेरा। वो भी शादी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। बहुत शानदार इंसान है। मतलब शैलेंद्र सिंह इंदौलिया जैसे लोग, दिल भर आता है। राजस्थान में है, अभी आईपीएस अधिकारी है। तुमने देखा होगा एक वीडियो में, वो वहां का डीएम अभिषेक भी आया था मिलने हमसे। अभिषेक था, शैलेंद्र सिंह था। कितना शानदार लड़का अभिषेक भी है, इतना सहृदय और अच्छा इंसान। चलोगे, तापमान लिखो, महासागरीय जल का तापमान। छोटा विषय लेंगे आज, रुचिकर है, प्रश्न भी आता है। लिखो, हीट इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी
while temperature is the degree of hotness and coldness. एनसीईआरटी का लाइन बताया मैंने. लिखो, उष्मा ऊर्जा की मात्रा है, क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जबकि उष्मा क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जबकि उष्मा क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जबकि तापमान उष्मा का मापक होता है. टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी. उष्मा का मापक होता है. एक प्रश्न मन में आ रहा है. मान लो कि ये लोहा है, ये गर्म किया मैंने और इसको मैंने पकड़ लिया, तो हमारी उंगलियां जल गई. तो ये जो हमने पकड़ने से जो जला, ये हीट था जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो टच करने से जो आया, ट्रांसमिशन, क्या बोलें उसको यार, what I felt, the degree of hotness which I felt, इसको क्या बोलेंगे? हीट है या टेम्परेचर है? गर्म कड़ाह को छू दिया, उंगली जल गई, क्या था? हीट या टेम्परेचर? बताओ. टेम्परेचर था ये. टेम्परेचर था ये. सही लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही. क्योंकि देखो, अगर बर्फ को हम छू रहे हैं, बर्फ को छू लिए तो उसमें क्या था? ठंडा लगा. डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हमने फील किया, तो वो टेम्परेचर को हम फील करते हैं. यानी व्हाट इज टैंजिबल इज टेम्परेचर, व्हाट इज मेजरेबल इज टेम्परेचर. जिस चीज को हम स्पृश्य मान लें, स्पृश्य यानी टैंजिबल, अनुभव कर सके, वो टेम्परेचर है. आगे लिखो. देखो, समुद्र जल में या महासागरीय जल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है. 99.1% सूर्यातप से ही ऊष्मा प्राप्त होती है. लिखो, लगभग 1% ऊर्जा भूतापीय, जैविक, भूतापीय, जियोथर्मल, जैविक एवं रेडियोधर्मिता
तथा घर्षण से प्राप्त होती है, तथा घर्षण से प्राप्त होती है। यानी महासागर में जो ऊष्मा है वो सूर्य का है। बाकी सारे जो कारक मैंने लिखवाए वो तो 1% भी नहीं है। अगला लाइन लिखो, महासागर में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागर में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आक्षांशीय अवस्थिति। आक्षांशीय अवस्थिति, इसमें लिखो विषुवत पर अधिकतम सूर्यातप, ध्रुवों पर न्यूनतम, ध्रुवों पर न्यूनतम। यानी अक्षांशों का सूर्यातप की मात्रा से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अक्षांशों का सूर्यातप की मात्रा से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। लिखो क्यों व्युत्क्रमानुपाती मैंने कहा, क्योंकि जो निम्न अक्षांश है यानी 0 डिग्री है तो वहां अधिकतम सूर्यातप, 90 डिग्री अक्षांश है ध्रुव तो वहां पे न्यूनतम सूर्यातप, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, सूर्य के किरणों की तिर्यकता, ऑब्लिक्विटी ऑफ द सन रेज, सूर्य के किरणों की तिर्यकता लंबवत किरणें ज्यादा हीटिंग करती हैं, मालूम है ना। तिर्यक किरणें
हीटिंग का दर कम होता है, सामान्य सी बात है। तीसरा लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फिजिक्स से कॉन्सेप्ट डालेंगे, ज्योग्राफी में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो सूर्यातप की मात्रा से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। समझाएंगे इसको। सूर्यातप की मात्रा से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। लिखो विषुवत पर, इसमें एक लाइन और लिख लो, विषुवत पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है जबकि ध्रुवों पर 90 डिग्री। विषुवत पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है जबकि विषुवत पर 90 डिग्री। विषुवत पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है जबकि ध्रुवों पर 90 डिग्री। कितनी बार रिपीट करें? फिर लिखो पृथ्वी की कर्वेचर, पृथ्वी की वक्रीयता, यह भी ताप के वितरण को प्रभावित करती है। पृथ्वी की वक्रीयता। फिर लिख लो अन्य कारक में, जैसे क्लाउडीनेस, मेघाच्छादन, मेघाच्छादन ये भी प्रभावित करता है। उच्च बादल होंगे तो क्या होगा, निम्न बादल होंगे तो क्या होगा, इसकी अलग व्याख्या होती है। आप लिख लो, लिखो उच्च बादल से सूर्यातप का परावर्तन हो जाता है। उच्च बादल से सूर्यातप का परावर्तन हो जाता है।
ओके, लिखो निम्न बादल से धरातलीय विकिरण का परावर्तन होता है। जिससे तापमान उच्च रहता है। फिर लिखो समुद्री धाराएं, एक अन्य कारक है समुद्री धाराएं। लिखो गर्म धाराएं तापमान का संचयन करती हैं। गर्म धाराएं तापमान का संचयन करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं तापमान का ह्रास, तापमान को कम करती हैं। सिंपल सा है, जो मुझे समझाना है वो यहां आइए। देखिए, एक ही डायग्राम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखो, मान लो कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये हमारा है साउथ पोल। पृथ्वी को उल्टा दिखा रहे हैं। तो ऊपर से एक किरण आई, मान लो एक किरण, यह मान लेते हैं सीधी किरण है, ये किरण ऊपर से आ रही है, और एक दूसरा किरण लेते हैं जो कि तिर्यक है। वही किरण है लेकिन वो तिर्यक है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में हीटिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा? एक्स का होगा या वाई का होगा? किसका ज्यादा कैपेसिटी होगा? ऑब्वियसली एक्स का होगा, क्योंकि हम देखेंगे 2 फैक्टर है। पहला, यहां मान लो सूर्य है, तो ट्रैवल डिस्टेंस एक्स किरण का कम है। तो जितना ट्रैवल डिस्टेंस कम होगा उतना ही एनर्जी का डिसिपेशन कम होता है, ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होता है, यानी यहां पे हीटिंग ज्यादा होगा। दूसरा कारण क्या है कि जो ऊर्जा की मात्रा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन छोटे से क्षेत्रफल में हो रहा है। यहां देखो, छोटा क्षेत्रफल है, ये छोटा क्षेत्रफल है। मान लेते हैं इसको कि ये मान लो यहां पर ये 100 मीटर में इसका
ये किरण फैल रही है, एक किरण को ले लिया, तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये क्षेत्रफल कितना हो रहा है, ये तो 200 मीटर हो गया ना। तो ऊर्जा की मात्रा उतनी ही है, लेकिन उसको बड़े क्षेत्रफल में जब हम प्रसारित करेंगे, विस्तार कर देंगे, तो वहां पे हीटिंग का दर भी कम हो जाएगा। इस कारण से जो तिर्यक किरणें होती हैं वो कम हीटिंग करेंगी। समझ में आया कि नहीं? पृथ्वी का कर्वेचर देखो, पृथ्वी कर्वेचर होने के कारण ही ये किरण ज्यादा फैल रही है। कर्वेचर और तिर्यकता दोनों का यहां पे एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लंबवत किरण, तिर्यक किरण। पृथ्वी का कर्वेचर, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा किरण फैलेगी। तो ध्रुवों पे कर्वेचर सबसे ज्यादा होता है, तो ध्रुवों पर सबसे कम सूर्यातप की प्राप्ति होगी। बहुत सिंपल सा है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? उसी डायग्राम में हमने इसको ले लिया, इक्वेटर है, ये हमने ले लिया साउथ पोल, जैसे पहले लिया हुआ था। तो ये हमारा है साउथ पोल का पॉइंट। अब देखो, एक किरण आकर के यहां विषुवत पे एक किरण आई, ये हमारा विषुवत है, एक किरण आई। दूसरा एक किरण हमने x मान लिया। दूसरा किरण है जो कि मध्य अक्षांश पर आई, टकराई और इधर निकल गई, है ना। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है बीटा, या ये जो एंगल है कुछ भी मान लो x, गामा, जो भी मान लो, इन तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। कुछ लोग थीटा को मान लेंगे, कुछ लोग बीटा को मान लेंगे, कुछ लोग एक्स को मानते हैं, मतलब बताने लगते हैं क्लासेस में। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हम आपको बताते हैं कि ये जो रिटर्निंग, ये जो रिफ्लेक्टेड किरण है, और इस पॉइंट पे हम एक लंब डालेंगे, एक लंब डाल दिया, तो मान लो कि ये जो बीटा एंगल हमारा है, बीटा एंगल 60 डिग्री का था, तो ये जो एंगल बन रहा है ये है बीटा अपॉन हाफ। तो बीटा अपॉन हाफ ही, इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। शायद इसका हिंदी आपतन कोण होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ओके, अब आप देखो, तीसरा किरण अगर हम ले लें, यहां से कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तीसरा किरण हम लेते हैं जो कि ध्रुवों को टच करते हुए निकल जा रही है, ऐसे निकल जा रही है। तो इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इस पे भी हम एक लंब ले लेंगे, एक लंब ले लेंगे इस पे भी। तो ये जो होगा, ये 90 डिग्री का बना या नहीं बना, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ध्रुवों पर 90 डिग्री का होता है। और हम लोग अगर आएंगे विषुवत की ओर, तो यहां पर देखो, ये अगर 60 था तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। वैसे यहां पर आएंगे तो जो ऊपर से किरण आई, नीचे से किरण उसी रास्ते से लौट गई, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो यहां 0 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा तो इसका एक ही अर्थ है कि वहां पर सूर्यातप की मात्रा घटने लगती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, यानी सूर्यातप की मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पे छोटी सी चर्चा कर देते हैं। तुमको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लंब डाल करके निकाला जाता है कैसे, उसको देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वेटर पर क्या होगा? आया चला गया तो 0 डिग्री हुआ ना। सविंदर सिंह में ये गलती है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। फिर से सुन लो, सविंदर सिंह, एनसीईआरटी सब जगह गलत दिया हुआ है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वेटर पे 0 बनेगा। कहां लंब डालेंगे भाई? कोई एंगल ही नहीं बना है तो लंब क्या डालेंगे? आया किरण ऊपर निकल गया, 0 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे। और यहां से आगे चलने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये पीटी में आ सकता है, और पीटी में आएगा तो लोग कहेंगे कि अरे भैया साइंस से पूछा, फिजिक्स से पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्योग्राफी से ही पूछा था। कितने लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझ गए, जल्दी बताओ। बताओ, आपका बताना बहुत जरूरी है कि आपने सीखा या नहीं सीखा। यस 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 सर जी, थैंक यू मनोहर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, और ज्योग्राफी के टीचर से फिजिक्स को जानना कोई बुराई नहीं है। डायग्राम्स को बनाओ, हम 1 मिनट में लौटते हैं। ओके, ग्रेट वर्क डन। अब लिखो, महासागर में तापमान का वितरण, सामान्य वितरण क्या है? आप लिखो, सामान्य वितरण क्या है? सामान्य वितरण क्या है? तो लिखो, विषुवत पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। लिखो, 27 डिग्री का आइसोथर्म, 27 डिग्री की समतापीय रेखा सत्ताईस डिग्री की समतापीय रेखा
27 डिग्री की समतापीय रेखा लगभग 2 से 5 डिग्री नॉर्थ पर अवस्थित होती है। दो से 5 डिग्री नॉर्थ पर अवस्थित होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे उच्चतम समुद्र में तापमान कहां मिलता है, तो वह 0 डिग्री विषुवत रेखा नहीं है, वो कहां है? 2 डिग्री। और चूंकि सूर्य उत्तरायण होगा तो उस दशा में क्या होता है कि वो 5 डिग्री तक शिफ्ट करता है। सूर्य दक्षिणायन होगा तब भी वो 2 ही डिग्री तक शिफ्ट करेगा। दक्षिणी गोलार्ध में उच्चतम तापमान नहीं प्राप्त होगा। उसका कारण है कि थल सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना। मैक्सिमम जो थल है, थल का भाग है, वो नॉर्थ में है, तो थल जल्दी गर्म होता है और थल गर्म होकर के हीट को ट्रांसफर कर देगा ओशियन में भी, है ना। तो जो बंद ओशियन होते हैं वहां पे तापमान बढ़ जाता है। ओके, आगे लिखो। लिखो 20 डिग्री अक्षांश पर तापमान 23 डिग्री प्राप्त होता है। 40 डिग्री अक्षांश पर तापमान 14 से 16 डिग्री प्राप्त होता है। 60 डिग्री अक्षांश पर तापमान 1 से 3 डिग्री प्राप्त होता है। फिर लिखो ध्रुवीय किनारों पर जहां तक हिम रेखा है, ध्रुवीय किनारों पर तापमान या हिम रेखा के पास तापमान -1.3 डिग्री से -1.8 डिग्री प्राप्त होता है। -1.3 डिग्री से -1.8 डिग्री प्राप्त होता है। क्योंकि लवणीय जल
का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक लवणीय जल का हिमांक लवणीय जल का हिमांक जीरो डिग्री से कम होता है, वही -1.3 से -1.8 होता है। डिपेंड करता है कि सैलिनिटी कितनी है, लवणता कितनी है, कितनी नमक मिली हुई है पानी में। अब देखो, एक ग्राफ पे तुमको दिखा देते हैं ना, तो ये है हमारा 0 डिग्री, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मानते हैं 60 साउथ, ये मान लेते हैं 75 डिग्री साउथ, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, 75 डिग्री। अब देखो, तो जो लवणता है ना, वो लवणता इस तरह से, वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर लवणता को हम दर्शाना चाहेंगे तो यहां मान लेते हैं 31 पार्ट्स पर 1000। यहां हम लवणता को शो कर रहा है, यहां 37 पार्ट्स पर 1000, ये 33, ये 35, ये लवणता को दिखा रहे हैं इस एक्सिस पे। तो ये कुछ ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे जाता है। यानी जो अधिकतम लवणता है वो देखो कहां दिख रही है, अधिकतम लवणता 30 डिग्री के आसपास दिख रही है। ये मैक्सिमा है, सैलिनिटी मैक्सिमा है। अब बताओ, क्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक लवणता प्राप्त होती है? जल्दी बताओ, क्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक लवणता प्राप्त होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक लवणता कहां है? 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास सर्वाधिक लवणता है। अब देखो तापमान, तो तापमान को अगर हम लेंगे तो सर्वाधिक तापमान मिलता है विषुवत पर, सर्वाधिक तापमान है विषुवत पर। इसको हम मान लेते हैं टेम्परेचर का लाइन है ये, और ये लाइन है सैलिनिटी का। समझ गए? रिलेशनशिप क्या है? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, यानी जहां जहां तापमान अधिक होगा वहां वहां सैलिनिटी अधिक होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक है, इतनी अधिक वर्षा होती है कि वहां पे तापमान उच्च होने पर भी वर्षा के जल के कारण लवणता घट जा रही है, इसलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है ये। अब एक और संबंध है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का संबंध होता है तापमान से 1 टेम्परेचर। तापमान का उल्टा होगा डेंसिटी, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी जहां तापमान अधिक होगा वहां जल का घनत्व कम होगा, जहां तापमान ठंडा होगा ठंडा जल भारी होगा, घनत्व अधिक होगा।
यानी अगर घनत्व की रेखा को हम देखेंगे तो एक दूसरा कलर ले लेते हैं, तो घनत्व का रेखा जो है वो कुछ इस तरह से काम आएगा मतलब इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये जो लाइन है ये डेंसिटी को दिखा रहा है। अब देख लो, यूपीएससी में अगर जाओगे तो वहां पर तुम्हारा यही प्रश्न घुमाएगा कि संबंध क्या है तीनों का। अब सैलिनिटी का संबंध क्या है, तो डेंसिटी is directly proportional to salinity। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ये तीन तरह का जो रिलेशनशिप हमने आपको बताया ये आपको समझना है और इस ग्राफ पे समझना है। मुझे मालूम है यूपीएससी नहीं पूछेगी लेक वन में सबसे अधिक लवणता है, ऐसे पूछेगी क्या? ये तो बीपीएससी में पूछ सकती है, यूपी में हो सकता है पूछ ले। जहां जहां सैलिनिटी अधिक है वहां वहां लवणता अधिक, वहां वहां डेंसिटी अधिक होगी। याद रखना है इस संबंध को। अब तीनों को मत मिला के देखो, डेंसिटी सैलिनिटी का इंडिपेंडेंट क्या रूल बनेगा इसको देखो, इनका इंडिपेंडेंट क्या बनेगा, इनका इंडिपेंडेंट क्या बनेगा। अब जब तीनों को एक साथ हम देखने लगेंगे तब क्या होता है कि उसमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा प्रभावी है, लवणता ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है या तापमान ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ध्यान से सुनिए। एक पानी का टैंक है, उसका तापमान, एक पानी का टैंक है, एग्जाम्पल देख लो। वैसे हम इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए कि मान लो एक टैंक है, इसका तापमान मान लिया 10 डिग्री है, इसकी लवणता मान लो 30 पार्ट्स पर है, इसकी डेंसिटी को मान लेते हैं सिग्मा 20, डेंसिटी को 20 सिग्मा 20 मान लिया है मैंने, या डेंसिटी को तुम ऐसे मानना चाहो तो 1.002 मान लिया, ठीक है ना। तो ये तापमान 10, लवणता 30, डेंसिटी 1.002 इतना है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें लवणता को बढ़ाते हैं। अगर लवणता को बढ़ाएंगे, तापमान वही रखेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। फिर लवणता को कांस्टेंट रखेंगे, तापमान को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी घट जाएगा। समझ में आया? फिर अगर तापमान को भी बढ़ाते हैं, लवणता को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से लवणता बढ़ सकती है, तो तापमान को बढ़ाने से अगर लवणता बढ़ती है तो फिर हम ये देखना पड़ेगा कि तापमान कितना डिग्री का बढ़ाया और डेंसिटी को कौन प्रभावित कर रहा है, तापमान प्रभावित कर रहा है या सैलिनिटी प्रभावित कर रहा है। वैसे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है कि तापमान को हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा ही घटेगा, लवणता में थोड़ी वृद्धि होगी लेकिन डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि डेंसिटी पे तापमान का प्रभाव ज्यादा होता है। डेंसिटी का ज्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट तापमान होता है। अब लिखो, गहराई के साथ लवणता एवं तापमान का वितरण। गहराई के साथ लवणता एवं तापमान का वितरण। लिखो,
सर आप किसको जानते हैं? किस सर को? सुरेश सर को जानते हैं। सुरेश सर कौन है मुझे पहले बताओ डिटेल में। ऐसे नाम से तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सुरेश केरला कैडर में हमारे एक स्टूडेंट हैं, केरला कैडर में है वो। उस सुरेश की बात तो नहीं कर रहे हो? लिखो गहराई के साथ वितरण, उसमें पहले लिखो सामान्यतः झारखंड में हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस संस्था में हैं, डिटेल बताओ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो ये भी बताओ। क्या उन्होंने मेरा कोई जिक्र किया, कोई रेफरेंस दिया? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट पढ़ाने भी लगे हैं। क्या बताते हैं? चलो लिखो सामान्यतः लवणता गहराई के साथ घटती है, क्योंकि गहराई के साथ जल का तापमान भी घटता है। वैसे नाम से ध्यान तो नहीं है मुझे सुरेश जी का, लेकिन हो सकता है कि सामने देखने पे मुझे याद आ जाए। बहुत बड़ी संभावना है कि हमारे स्टूडेंट रहे होंगे। पिनेकल आईएएस एकेडमी चलाते हैं झारखंड में। झारखंड में कहाँ चलाते हैं? चलो आप लोग बाकी लोग लिखो। देखो गहराई के साथ सामान्यतः लवणता घटती है, क्योंकि तापमान में कमी होती है। गहराई के साथ तापमान घटता है। फिर लिखो
फिर लिखो व्हाट, लिखो ध्रुवों पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है। ध्रुवों पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है। क्योंकि ठंडा एवं लवणीय जल निमज्जित होता है। ध्रुवों के पास जो बर्फ से पिघल के जल आ रहा है, वो जल तो लगभग स्वच्छ जल है, वो ऊपर रहेगा। तो पहले से जो ठंडा और लवणीय जल है वो नीचे बैठने लगता है, तब ऊपर में ठंडा जल, स्वच्छ जल आता है बर्फ के पिघलन से। तो ऊपर में लवणता कम, नीचे में ज्यादा मिलती है, यानी ध्रुवों पे उल्टा है। फिर लिखो विषुवत पर सतही लवणता, विषुवत पर सतही लवणता कम है। दो 200 मीटर तक वृद्धि होती है। 200 मीटर तक वृद्धि होती है, पुनः घटती है। पुनः घटती है। तो सतही लवणता क्यों है? सतही लवणता इसलिए है, कम क्यों है? क्योंकि वर्षा जल है, 5 मीटर तक वर्षा जल का एक लेयर होता है। लिख लो, 5 मीटर तक वर्षा जल का लेयर होता है। फिर लिखो कर्क रेखा या मकर रेखा या ट्रॉपिक्स या उष्ण कटिबंधों पर 350 मीटर की गहराई तक लवणता उच्च होती है। तीन 350 मीटर की गहराई तक लवणता उच्च होती है। पुनः घटती है।
तो ये था लवणता और तापमान के विषय में जितने भी संभावित प्रश्न होंगे इसमें फंस जाएंगे आपके। अब लिखो जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। मुख्य परीक्षा के लिए एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक तापन का लवणता एवं तापमान पर प्रभाव। लवणता एवं तापमान पर प्रभाव तथा विसंगतियां तथा विसंगतियां। ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक तापन का तापमान एवं लवणता पर प्रभाव तथा विसंगतियां। देखो पहला, समुद्र जल के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। परंतु लवणता में ह्रास। क्योंकि हिमजल एवं नदी जल विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रभावी है। विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रभावी है। ओके, फिर अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, विसंगतियां क्या क्या उत्पन्न होंगी ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला लिखो समुद्र तल में परिवर्तन। समुद्र तल में परिवर्तन। दूसरा
अल नीनो प्रभाव में तीव्रता, अल नीनो प्रभाव में तीव्रता। तीसरा, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। चौथा प्रवाल विरंजन था। चौथा, मत्स्यन क्षेत्रों में विस्थापन, मत्स्यन के क्षेत्रों में विस्थापन। पांचवा, लाल ज्वार, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स। समशीतोष्ण कटिबंधों में जो महासागर है वहां पे रेड टाइड्स, रेड एल्गी का बूम होगा। और रेड एल्गी, रेड शैवाल, लाल शैवाल का जब बूम होगा तापमान बढ़ने के कारण, तो उससे क्या होता है कि उस क्षेत्र की जैव विविधता का नाश हो जाता है, क्योंकि रेड शैवाल वहां के सारे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेंगे और उनका इतना विस्तार होता है कि बाकी जीवों का विस्तार नहीं हो पाता है। तो रेड टाइड्स एक बड़ी घटना है महासागरों के लिए, महासागरों के बायोडायवर्सिटी के लिए। लिख पा रहे हो या नहीं, जल्दी बताओ लिख करके मुझे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। दोनों टॉपिक मेंस पीटी दोनों के दृष्टिकोण से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ा दिया, समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।